नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग उपस्थित हैं झारखंड डीएलएड के पेपर 10 यानी कि सामान्य विज्ञान शिक्षण के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक वीडियो में लेकर। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट बन रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए। देखिए, शुरू करते हैं। कुछ सवाल है यहाँ जिसके रिटन नोट्स भी हैं और आपको समझाने के लिए मैंने प्रारूप भी बना करके रखा है। सामान्य विज्ञान शिक्षण का पहला सवाल है, सामान्य विज्ञान शिक्षण अर्थ, प्रकृति एवं महत्व। मतलब कि आप विज्ञान शिक्षण का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व दें, इसका वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए, पहला प्रश्न का प्रारूप है कि सामान्य विज्ञान शिक्षण का अर्थ बता देंगे, फिर उसके बाद विज्ञान शिक्षण की परिभाषाएं, फिर विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान के गुण, दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व। तो शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान शिक्षण का अर्थ। विज्ञान शब्द का अर्थ है कि किसी भी विषय या वस्तु के संबंध में क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान। इस आधार पर किसी भी प्रकार के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। वर्तमान जीवन में विज्ञान का प्रभाव प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा सकता है। यह विज्ञान की खोज ही है जिसने मानव जीवन को इतना सुलभ व सरल बना दिया है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हुआ है, तो समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं और इन समस्याओं के समाधान हेतु विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। तो हम क्या देखते हैं कि विज्ञान शब्द का अर्थ होता है किसी भी विषय या वस्तु के संबंध में क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत सरल व सुलभ बना दिया है, साथ ही इसने कई समस्याएं भी खड़ी की हैं, तो इसलिए विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। आगे देखते हैं। शाब्दिक तौर पे कहा जाए तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति साइंस से हुई है, जो लैटिन भाषा के साइंटिया से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नॉलेज अर्थात ज्ञान। कोठारी कमीशन ने कहा है कि विज्ञान सार्वभौमिक है, इसी प्रकार इसके लाभ हो सकते हैं और कृषि का औद्योगिकरण और परमाणु शक्ति का विकास, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण है कि संस्कृति में इसका योगदान। यह किसके द्वारा कहा गया है? कोठारी कमीशन के द्वारा। विज्ञान की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। शब्दकोश के अनुसार प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों एवं नियमों का सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। क्या है? प्रेक्षण यानी कि अवलोकन, निरीक्षण या देखने सुनने के आधार पे जो ज्ञान मिलता है, उसके आधार पे जो सुव्यवस्थित ज्ञान है, उसी को विज्ञान कहते हैं। कोनांट के अनुसार विज्ञान अंतः संबंधी संप्रत्ययों एवं संप्रत्ययात्मक योजनाओं की श्रृंखला है। क्या है? अंतः संबंधी संप्रत्यय। संप्रत्यय का मतलब जब किसी चीज को देखकर उसके बारे में जो हम धारणा बनाते हैं, वही संप्रत्यय है। एवं संप्रत्ययात्मक योजनाओं की एक श्रृंखला है जो प्रेक्षणों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। ठीक है ना? तो आप सब हर बार प्रेक्षण प्रेक्षण देख रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार संसार में सबसे अधिक अबोध्य तथ्य है कि यह बोधगम्य है। मतलब सबसे कम जानने वाली बात यह है कि इसी को सबसे ज्यादा जाना जा सकता है। विज्ञान की प्रकृति। विज्ञान की प्रकृति के मूल में है खोज। विज्ञान बच्चों में तार्किक चिंतन व खोजी प्रवृत्ति का विकास करने में सहायक है। विज्ञान दुनिया में घटने वाली किसी भी घटना पर आंख बंद करके यकीन करने से रोकता है। विज्ञान मानव संरचना की प्रक्रिया है। विज्ञान संसार को देखने का दृष्टिकोण है, जिसके मूल में प्रश्न पूछना, उत्तर ढूंढना और प्रयोग करना है। यह एक मुख्य मानव प्रक्रिया है जो मानव अनुभव के क्षेत्र को खोज करती है। इसे सुव्यवस्थित ही नहीं बल्कि कल्पनात्मक ढंग से चित्रित करते हुए सुसंगत चिंतन द्वारा ज्ञान की प्रणाली के रूप में स्थापित करती है। देखिए, इस बात को समझिए। विज्ञान मानव संरचना की प्रक्रिया है। मानव जो दिन ब दिन अपने स्वरूप में परिवर्तन करते जा रहा है, यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विज्ञान संसार को देखने का दृष्टिकोण है, जिसमें प्रश्न पूछना, उत्तर ढूंढना, प्रयोग करना इत्यादि शामिल है और इसमें मानव के अनुभव का सुव्यवस्थित ज्ञान है जो कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है इसको समझ लेते हैं। अवलोकन, पहले देखते हैं, उससे जो ज्ञान मिलता है उसको एकत्रीकरण करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, फिर प्रमाण जुटाते हैं, उन सब में प्रमाणों में संबंध स्थापित करते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं, फिर उनकी जांच करते हैं, फिर एक कल्पना तैयार करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन।
मन में एक सोच तैयार करते हैं, धारणा बनाते हैं, फिर उसका जो सूचना हमारे पास है उससे संबंध स्थापित करते हैं और फिर पुनः परिभाषित करते हैं कि विज्ञान क्या है, वह वस्तु क्या है। विज्ञान के गुणों की चर्चा करते हैं तो वस्तुनिष्ठता, मतलब यह पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है, अर्थात परिणामों पर आधारित होता है। निश्चयात्मक, यहाँ परिणाम निर्धारित परिस्थितियों में निश्चित होते हैं। सत्यापनीयता, परिणामों की पुनः जांच करने पर भी समान परिणाम मिलेंगे यदि परिस्थिति समान है। सामान्यीकरण, किसी भी परिणाम की उचित व्याख्या की जा सकती है। और पांचवा, भविष्यवाणी की क्षमता। तो क्या देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठता है, निश्चयात्मक है, सत्यपानिता है, मतलब कि ये सत्य देता है, जो भी जानकारी देता है। सामान्यीकरण, सबको बताया जा सकता है। और भविष्यवाणी करने की क्षमता, तभी ना हम मौसम विभाग के द्वारा भविष्यवाणी सुनते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, पहला महत्व है कि व्यवहारिकता, यह एक व्यवहारिक विषय है तथा प्राचीन काल से ही मानव जीवन में हर दिन व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। कृषि कार्य, मशीनीकरण, चिकित्सा पद्धति आदि इसके उदाहरण हैं। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो विज्ञान ने शिक्षा व प्रयोगों के माध्यम से सत्य की जानकारी देकर अंधविश्वासों को समाप्त किया है। ठीक है। बौद्धिक महत्व, विज्ञान सदैव क्रमबद्ध ज्ञान पर आधारित है, चिंतन करने की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करता है, जिससे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। चौथा है मनोविज्ञान, इस विषय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है मनोविज्ञान। विज्ञान हमेशा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करता है। ठीक है। पांचवा है करके सीखना, विज्ञान सिर्फ सैद्धांतिक ही नहीं अपितु व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक बल देता है। यहाँ अपितु लिखा गया, अपितु व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक बल देता है, अतः यह करके सीखो की पद्धति का पालन करता है। अब ऐसे हम जानते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान ही सबसे अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त अनुशासनात्मक, सौंदर्यात्मक, नैतिक दृष्टिकोण का विकास भी इसके माध्यम से होता है। अब हम विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियों की चर्चा करते हैं। अभी हमने विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, महत्व को जाना। विज्ञान शिक्षण की विधि का जब प्रारूप बनाएंगे तो पहले शिक्षण विधि, उसका अर्थ व परिभाषा। शिक्षण विधि, विज्ञान की शिक्षण की विधियां, जिसमें कौन कौन सी प्रमुख विधि है, प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट परियोजना विधि, प्रदर्शन चर्चा विधि और पर्यटन विधि। बारी बारी से सबकी चर्चा करते हैं। शिक्षण विधि किसे कहते हैं? विधियां शिक्षक के व्यवहार का एक भाग है। किसका? शिक्षक के व्यवहार का, जिन्हें शिक्षक शिक्षण कार्य को प्रभावी व अधिगम को सरल व सहज बनाने के लिए प्रयोग में लाता है। विधियां विषय वस्तु पर आधारित होती हैं और अधिगम को विकसित करती हैं। अधिगम अर्थात सीखना, और यह विषय वस्तु पर आधारित होता है। वोल्टेयर के अनुसार प्रत्येक विधि में कुछ न कुछ अच्छा होता है, परंतु कोई भी विधि पूर्णतः सही नहीं होती है। किसके अनुसार? वोल्टेयर के अनुसार। विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियां, तो विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है। क्या? व्यवस्थित ज्ञान जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है। अतः इस विषय के सार्थक ज्ञान हेतु अपनाई जाने वाली विधियां इस प्रकार हैं। तो विज्ञान को सीखने के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं वो है प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि, प्रदर्शन सह चर्चा विधि और पर्यटन विधि। अब हम बारी बारी से सभी के विषय में चर्चा करेंगे। प्रयोगशाला विधि, देखिए जब इतना पांचों विधि है तो कितना पेज जाएंगे। अब इसको हम आपको समझाते हैं कि जब सब विधि को एक साथ पूछा जाए तो कैसे लिखना है। विज्ञान की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है प्रयोगशाला विधि। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से क्रियाकलाप करते हैं तथा शिक्षक निरीक्षक की भूमिका में रहते हैं। यानी कि यहाँ शिक्षक निरीक्षक के रूप में रहते हैं और विद्यार्थी सक्रिय रूप से क्रियाकलाप करते रहते हैं। ठीक है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं करके सीखते हैं। विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है तथा साथ मिलकर कार्य करने से उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है। यानी सहयोगात्मक विचारधारा का विकास होता है इसमें। प्रयोगशाला विधि की पूर्ति के लिए एक प्रयोगशाला कक्ष होना आवश्यक है। तो ये सब तो हम एक तरह से गुण भी देख रहे हैं, उसका कार्य विधि देख रहे हैं, लेकिन प्रयोगशाला विधि के कुछ दोष भी हैं।
क्या है? यह विधि बिना शिक्षक की उपस्थिति के उपयोग में नहीं लाई जा सकती है, अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना रहती है। यह विधि छोटी कक्षाओं में लाभदायक नहीं है। यह विधि खर्चीली है तथा समय अधिक लगता है। ठीक है, हम अन्वेषण विधि की चर्चा करते हैं। इस विधि के प्रवर्तक यानी खोजकर्ता प्रोफेसर हेनरी आर्मस्ट्रांग। इसमें अध्यापक पथ प्रदर्शक होता है तथा छात्र सक्रिय होता है। देखिए, जितनी भी विधियां होंगी ना, उनमें लगभग शिक्षक या अध्यापक या अध्यापिका जो होंगे वो पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, निरीक्षक के रूप में रहेंगे और छात्र ही सक्रिय रहेगा। इस विधि से छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और इस विधि में विद्यार्थी अनुसंधानकर्ता की भूमिका में रहते हैं, यानी खोजी। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं तथा करके सीखते हैं। सब करके सीखने पर आधारित है। अनुसंधान विधि के गुण कि इस विधि में शिक्षक एक समस्या विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके समाधान हेतु मार्गदर्शन करते हैं, जिससे विद्यार्थी में क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। करके सीखने पर आधारित होती है ये विधि। तर्कपूर्ण चिंतन विकसित होता है और सहयोगात्मक भावना का विकास होता है। इसके दोष में चर्चा करेंगे तो यह अधिक समय लगता है, वह अधिक धन लगता है और मंदबुद्धि व छोटी कक्षा में कम उपयोगी है। मंदबुद्धि बच्चों के लिए कम उपयोगी है। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। इस विधि के जन्मदाता प्रोफेसर कील पैट्रिक को माना जाता है। इस विधि के द्वारा किसी समस्या के समाधान हेतु किसी प्रोजेक्ट को लेकर योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास करते हैं। मतलब किसी समस्या, किसी प्रोजेक्ट को, किसी टॉपिक को उठा लिया गया और उसको पूरा योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रोजेक्ट पर विभिन्न क्षमता वाले अलग अलग विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार देते हैं। मैंने उन लोग अपना अपना मत देता है, अपना अपना सॉल्यूशन देता है। यहाँ अध्यापक मार्गदर्शक के रूप में रहता है। प्रोजेक्ट विधि के तहत ही थर्नडाइक के जो सीखने के 3 नियम है वो कार्य करते हैं। पहला, तत्परता का नियम, तत्पर ललक रहना चाहिए बच्चे में। प्रभाव का नियम, पहले अभ्यास का नियम आएगा फिर प्रभाव का नियम। चौथी विधि है प्रदर्शन सह चर्चा विधि। प्रदर्शन सह चर्चा विधि में प्रत्यक्ष वस्तु एवं प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ उसके संबंध में शिक्षक कक्षा में बच्चों के साथ चर्चा करते हैं, दिखाएंगे भी और चर्चा भी करेंगे तथा संबंधित विषय की व्याख्या करते हैं। इससे पाठ्य विषय को अधिक से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब आप दिखा के चर्चा करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। भौतिक विज्ञान के कठिन से कठिन प्रश्न भी आसानी से बच्चों की समझ में आ जाते हैं। दूसरे क्रियात्मक कार्यों में अधिक रुचि होने के कारण बच्चे अधिक रुचि एवं उत्साह से विषय का अध्ययन करते हैं। इस विधि में बच्चे पाठ को सुनते हैं और प्रयोग प्रदर्शन द्वारा साथ साथ देखते भी रहते हैं, जिससे उनकी मानसिक शक्तियों का पूरा उपयोग होता है। वे सक्रिय छात्र बनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और इस तरह से प्राप्त ज्ञान अधिक अस्थायी और उपयोगी होता है। 5 नंबर में पर्यटन विधि। इस विधि के जन्मदाता पेस्टोलॉजी है। पेस्टोलॉजी, इस विधि के द्वारा छात्र प्रत्यक्ष देखकर ज्ञान प्राप्त करता है, यानी भ्रमण विधि भी इसको कह सकते हैं। जिससे ज्ञान अस्थायी व सुदृढ़ होता है। यानी आप जब किसी चीज को घूम करके, देख करके प्रैक्टिकली सीखेंगे, छात्रों में जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, विद्यार्थियों के मानसिक शक्ति का विकास होता है। तो हमने देखा 5 प्रकार की विधियां। आगे चर्चा करते हैं ह्यूरिस्टिक विधि पर। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए ह्यूरिस्टिक विधि पर डिटेल से लिखने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ह्यूरिस्टिक विधि को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ह्यूरिस्टिक विधि परिचय। ब्रिटेन, देखिए इसका प्रारूप मैंने यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाया, प्रारूप आप देख करके समझ जाएंगे, बना लेंगे। परिचय में लिखेंगे, ब्रिटेन में विज्ञान शिक्षण का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के पहले प्रमुख स्थान नहीं रखता था, परंतु अथक प्रयासों के बाद ब्रिटेन के विद्यालयों में विज्ञान को सम्मानजनक स्थान मिला। ठीक है ना। इस प्रयास में केनन विल्सन का नाम आदर के साथ लिया जाता है। किनका? केनन विल्सन। इन्होंने 1867 में एक निबंध लिखा जिसमें छात्रों को स्वयं वैज्ञानिक तथ्यों को खोज करने के लिए कहा।
1867 में। इसी कड़ी में आगे चलकर प्रोफेसर हेनरी ई आर्मस्ट्रांग ने खोज विधि पर बल दिया और छात्र को ज्ञान की खोज करने वाला स्वीकारा। उन्होंने इस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि कहा। किन्होंने इसको खोज किया? प्रोफेसर हेनरी आर्मस्ट्रांग खोजकर्ता के रूप में अधिगम करते हैं और स्वयं खोज को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, इनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं वे खोजकर्ता होते हैं। इसको मैंने आगे अच्छे से लिखा है कि प्रोफेसर एच ई आर्मस्ट्रांग के अनुसार अन्वेषण विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें एक बालक को अच्छे अनुसंधानकर्ता या खोजी के रूप में देखा जाता है। क्या बोले हैं? बालक एक अच्छा अनुसंधानकर्ता व खोजी है। इसमें तथ्यों, सिद्धांतों आदि की शिक्षा की अपेक्षा ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए इस पर अधिक बल दिया जाता है। शैक्षिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विधि है क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थियों में खोजी प्रवृत्ति, वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। किसका? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। अन्वेषण विधि को इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों को आवेश का पाठ पढ़ाने से पूर्व कुछ क्रियाकलाप करने को कहा जाए। कैसे? पहला, कि एक फूले हुए गुब्बारे को रेशम के कपड़े से रगड़कर दीवार से चिपकाकर देखने के लिए कहा जाए। अवलोकन क्या होता है कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। इसके पश्चात कारण पर चर्चा कीजिए। दूसरा, विद्यार्थियों को दो फूले हुए गुब्बारों को आपस में रगड़ने के लिए कहा जाए और फिर अवलोकन करिए। अवलोकन करेंगे कि गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसके कारणों व तथ्यों पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अन्वेषण विधि के गुण में है, पहला, यह मनोवैज्ञानिक विधि है और दूसरा है यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। तीसरा, यह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा, यह स्व अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी कि करके सीखने का, स्व अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन लाते हुए आपको स्वाध्याय की ओर प्रेरित करेगा। अन्वेषण विधि के दोष, यह विधि धीमी गति से चलती है, समय अधिक लगता है। यह विधि वैयक्तिक विभिन्नता के कारण सभी के लिए लाभदायक नहीं है। मतलब छोटी कक्षाओं में या फिर कम तर्कपूर्ण क्षमता वाले बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। बिना अनुभवी व प्रशिक्षित शिक्षक के इसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। माने कि अगर ट्रेंड टीचर ना हो तो इसको सही से नहीं पढ़ाया जा सकेगा। प्रयोगशाला विधि, अब प्रयोगशाला विधि पर चर्चा करते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए प्रयोगशाला विधि पर तो प्रयोगशाला विधि भी पूछा गया है। प्रयोगशाला विधि का परिचय, उसमें क्रियाकलाप, प्रयोगशाला विधि के गुण व दोष। परिचय की बात करते हैं। विज्ञान की वास्तविक शिक्षा प्रयोगशाला में ही संभव है। कहाँ संभव है? प्रयोगशाला में। आप में से बहुत सारे लोग लैबोरेटरी गए भी होंगे। इसलिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रायोगिक कार्यों पर विशेष बल दिया गया है। प्रायोगिक विधि में विज्ञान विषय से संबंधित उपकरणों, आवश्यक वस्तुओं आदि की सहायता से विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों और अवधारणाओं का प्रायोगिक सत्यापन किया जाता है। मतलब विज्ञान विषय से संबंधित जो भी वस्तु है, आवश्यक उपकरण है, सबकी सहायता से जो है ना हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं, अवधारणाओं का निर्माण करते हैं। इस विषय में विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से स्वयं प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करता है। विद्यार्थी उचित अवलोकन एवं निरीक्षण द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यदि विद्यार्थी को प्रयोग के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो शिक्षक उनकी सहायता करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण अत्यंत प्रभावी विधि है। ठीक है, अब क्रियाकलाप कर लेते हैं एक ठो की प्रयोगशाला विधि में किस प्रकार से शिक्षण विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। एक समस्या दे दी है बच्चों के सामने कि द्रवों में घुलनशीलता और अघुलनशीलता का अध्ययन करना। ये घुलनशील क्या होता है, अघुलनशील क्या होता है। आवश्यक सामग्री ले लिए, परख नलियां ले लिए, द्रव में पानी ले लिए, दूध ले लिए, सरसों का तेल ले लिए, नारियल का तेल ले लिए, नींबू का रस ले लिए और फिर उसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों को बताते हैं कि पानी में पृथक पृथक उपरोक्त द्रवों को मिलाने का निर्देश देंगे।
एक कॉपी में इस प्रकार से लिखवा देंगे, एक तरफ क्रम संख्या में सभी द्रवों को बता देंगे, एक तरफ एक द्रव में रखेंगे पानी 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 पानी। अब उसके साथ हम दूसरा द्रव को मिला रहे, पहली बार में पानी के साथ दूध को मिलाएं, तो क्या अवलोकन किया, मिला कि नहीं मिला, मिल गया तो लिखेंगे घुलनशील और नहीं मिला तो लिखेंगे अघुलनशील। विशेष कि रंग पानी का परिवर्तित हो गया, गंध कुछ नहीं है, जो भी आपको जानकारी मिलेगी भौतिक रूप से। उसी तरह से सरसों के तेल के साथ, फिर नारियल के तेल के साथ, फिर नींबू के रस के साथ और फिर चाय के साथ। छात्र अवलोकन करके घुलनशील एवं अघुलनशील द्रवों की सारणी बनाएंगे। इस तरह उन्हें घुलनशीलता व अघुलनशीलता का पता चल जाएगा, अवधारणा उनका स्पष्ट हो जाएगा। इसके गुणों की बात कर लें तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया निहित है। क्या निहित है? वैज्ञानिक प्रक्रिया। तीसरा है, इसके द्वारा विद्यार्थियों में प्रायोगिक कार्य हेतु कौशल विकास होता है। क्या होता है? कौशल विकास होता है। अगला है कि इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। कैसा ज्ञान मिलता है इसमें? स्पष्ट व स्थायी ज्ञान मिलता है। आगे क्या है? यह कर के सीखने के सूत्र पर आधारित है। किस सूत्र पर? कर के सीखने के सूत्र पर आधारित है। आगे आपको दिखाते हैं कि इस विधि द्वारा विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य सुदृढ़ संबंध स्थापित होते हैं। लास्ट इसमें देखते हैं कि प्रयोगशाला विधि के दोष, कि प्रयोगशाला विधि के दोष क्या क्या हैं, कौन कौन हैं, इनको समझ लेते हैं। तो प्रयोगशाला विधि के दोष जब समझते हैं तो उसमें है कि इस विधि में समय अधिक लगता है। क्या लगता है? समय अधिक लगता है। इस विधि में खर्च की आवश्यकता है, यानी कि धन अधिक खर्च होगा, थोड़ा खर्चीला विधि है। इसके साथ ही साथ इस विधि में बिना अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिका के यह काम नहीं करेगा। ठीक है, यह प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो ये हमने देखा प्रयोगशाला विधि के दोष। अब हम आगे देखते हैं। आगे है परमाणु एवं अणु। तो परमाणु एवं अणु को समझने से पहले हम आपको इसका प्रारूप बना दिए हैं, वो प्रारूप समझा दे रहे हैं। इस प्रारूप में है आपको कि तत्व या पदार्थ की परिभाषा किसे कहते हैं, वो जान लेना है आपको। फिर आपको परमाणु की अवधारणा जान लेना है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के परमाणु कौन कौन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अणु क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अणु क्या होते हैं और परमाणु और अणु में अंतर। देखिए, विज्ञान शिक्षण में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला खंड तो होगा आपका विज्ञान शिक्षण का, जिसमें आपको 2 प्रश्न अनिवार्य रहेंगे, अनिवार्य रूप में उन्हें हल करना आवश्यक है आपको। दूसरा प्रश्न जो रहेगा, एक खंड भौतिकी, एक खंड रसायन शास्त्र और एक खंड जीव विज्ञान का रहेगा। मैंने पहला खंड अभी दिया रसायन शास्त्र, इसके पहले का खंड हो गया विज्ञान शिक्षण का। अब रसायन शास्त्र शुरू है, रसायन शास्त्र के बाद भौतिक शास्त्र, उसके बाद जीव विज्ञान। मैं जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन्हें बनाने का प्रयास किया हूँ, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनके बारे में मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले तत्व या पदार्थ की परिभाषा। मुझे लगता है आप सबको पदार्थ की परिभाषा पता होगी। पदार्थ मतलब कोई भी वस्तु जो जगह घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो। देखिए, आपको अपना उत्तर इस प्रकार से लिखना है ना कि जैसे कोई शिक्षक लिख रहा है, जैसे कोई शिक्षिका लिख रही है। एक विद्यार्थी के रूप में आपको अपना उत्तर नहीं देना है। आप टीचर बनने जा रहे हैं, ना कि स्टूडेंट। आपके उत्तर में और एक विद्यालय के विद्यार्थी के उत्तर में कुछ अंतर होना चाहिए। तो उस अंतर को मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है कि प्रारूप बनाते आप परिभाषा लिखेंगे कि वह वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो तथा जो जगह घेरती हो उसे हम पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, पानी, हवा, सोना आदि। हम परमाणु की अवधारणा समझते हैं। परमाणु तो बोल दीजिएगा आपकी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है, पर इसकी अवधारणा को समझिए। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम पदार्थ को या द्रव्य को विभाजित करते हैं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। कैसे? छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं।
एवं एक समय आएगा जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। वह सूक्ष्मतम कण ही परमाणु है। समझ रहे हैं? महर्षि कणाद सबसे पहले, आज से बहुत वर्षों पूर्व, ईसा पूर्व में उन्होंने कहा था कि यदि हम पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित करते हैं तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि अब उस छोटे कण को और सूक्ष्म नहीं किया जा सकता है, उसे ही परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। आज पश्चिमी सभ्यता जो आगे बढ़ रही है, पर कितना भी कर ले, पश्चिमी सभ्यता से हम बहुत ही आगे वैज्ञानिक तर्क में थे। उन्होंने भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु ही कहा और इसका नाम उन्होंने एटम रखा। क्या नाम रखा? एटम। आगे है परमाणुओं का आकार। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। परमाणु को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 का घात में -9 मीटर। परमाणु में मुख्यतः तीन कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणात्मक होते हैं, जो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। प्रोटॉन, जो कि धनात्मक कण होते हैं, इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन, जो शून्य, कोई आवेश नहीं, इसके खोजकर्ता जेम्स चैडविक को माना गया है। आगे बात करते हैं हम परमाणु द्रव्यमान की। अभी तक आपने जाना कि परमाणु किसे कहते हैं, उसका अर्थ और उसके जो कण पाए जाते हैं। परमाणु का द्रव्यमान यदि आप देंगे तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमानों के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह परिभाषा आपको मिल जाएगी कक्षा 9वीं की NCERT पुस्तक में, इसीलिए मैंने वहां से इसे उठाया है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात के द्वारा परिभाषित किया जाता है। थोड़ा भारी लग रहा होगा तो समझिए इसको। मान लीजिए कि एक परमाणु का द्रव्यमान है, तो उसके जितने परमाणु होंगे ना, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, जितने परमाणु होंगे सभी परमाणुओं का मिलाकर के औसत द्रव्यमान निकालेंगे और उसको कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वें भाग से उसका अनुपात निकाला जाएगा। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU में नापते हैं। ये तो हमने परमाणु समझा। अब हम अणु को देखते हैं कि अणु किसको कहते हैं। साधारणतया अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या? जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु तथा विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। पर परमाणु तो आपने जाना कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। अणु क्या होता है? अणु परमाणुओं का समूह होता है। ठीक है, अणु परमाणुओं का समूह होता है। विभिन्न प्रकार के अणु। सबसे पहले तत्वों के अणु किसे कहते हैं? किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से संरचित होते हैं, जैसे आर्गन, Ar, हीलियम, He। ठीक है ना, H कैपिटल है, वो थोड़ा सा छोटा लिख रहा है, कैपिटल H स्मॉल e आदि अनेक तत्वों के अणु केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि परमाणु जो होते हैं ना, वो अगर एक ही तत्व के परमाणु हैं तो उसके एक ही तत्व के परमाणु सब सेम रहते हैं, समान रहते हैं। यौगिकों के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं, जैसे जल। अब जल क्या है? H2O।
H2O में आप जानेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अनुपात बना हुआ है 1:8। बस आप इतना याद रखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:8। और भी बहुत सारे हैं। परमाणु एवं अणु में अंतर, मुझे पता है सब लोग आईएससी करके बीएससी करके तो आए नहीं है, 10 तक पढ़े हैं साइंस, तो उसके बाद आपको साइंस भारी लगा। लेकिन अगर बताएं तो आपसे सवाल जो पूछा जा रहा है वो 10वां के नीचे का है। क्योंकि आप 8वां तक पढ़ाने वाले हैं, जो इंटर पास होंगे वो 5वीं तक के शिक्षक बनेंगे, शिक्षिका बनेंगे। तो आप ये सोच रहे हैं कि आपसे 5वीं तक का उम्मीद रख रहा है, आप 5वां ही जानने वाले हैं, केवल केवल 5वां ही जाने? जी नहीं, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर आप जेटेट सीटेट वगैरह नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। परमाणु एवं अणु में अंतर, परमाणु का समझते हैं पहले। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, और अणु, अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अणु यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु यह रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित नहीं होता है, और अणु जो है यह रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं में विभाजित हो जाता है। परमाणु का आगे है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, अणु कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु इसे बनाया नहीं जा सकता है, परमाणु का निर्माण नहीं किया जा सकता है, जबकि अणु का निर्माण किया जा सकता है। तो यह हमने परमाणु और अणु के बारे में समझा। अगला प्रश्न, इसमें आपने बार बार तत्वों के बारे में सुना होगा, यौगिकों के बारे में, तो अब तत्व और यौगिक, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है रसायन शास्त्र का। तत्व और यौगिक किसे कहते हैं? कभी बाजार गए होंगे, आप दूध खरीदते होंगे तो सुनते होंगे शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी, शुद्ध मक्खन, शुद्ध लोहा, शुद्ध पानी। आपके मुंह से जो ये शब्द निकलता है आप सोचते हैं शुद्धता का मतलब है उसमें कुछ नहीं मिला है, पर वैज्ञानिक भाषा में शुद्धता का मतलब कुछ और होता है। देखिए समझिए, पहले शुद्ध पदार्थ की अवधारणा, पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, तत्व की व्याख्या, यौगिक क्या है, तत्व और यौगिक में अंतर। अब समझते हैं शुद्ध पदार्थ की अवधारणा। अक्सर हम सबने अपने घरों में या दुकानों में खाने के सामानों के डिब्बे पर शुद्ध शब्द सुना होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा। साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध शब्द का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं दूध को, तो दूध जो है जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। क्या है? समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण यदि हम करते हैं तो जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस, एक समान नहीं है। इनकी रचना अलग अलग प्रकार से हुई है। पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं, और परमाणुओं के संयोग से बने इस पदार्थ को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक है शुद्ध पदार्थ और एक है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं या जिनमें कणों का अनुपात निश्चित होता है। अनुपात यानी कि अगर वो अनुपात बदला तो वो पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे कि हम पानी का बात करते तो H2O, उसमें हाइड्रोजन 2 ठो, ऑक्सीजन 1 ठो। अगर बदल दीजिएगा H2 भी 2 ठो, H भी 2 ठो और ऑक्सीजन O भी 2 ठो कर दीजिएगा H2O2, तो याद रखिए वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। और यदि आप H और O मिलाते हैं खाली तो वो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, वाटर नहीं बन पाएगा। इसके विपरीत अशुद्ध पदार्थ अनेक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ के इस वर्गीकरण को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, पदार्थ ठोस, द्रव और गैस। अब इसको हम बांट दिए शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में।
शुद्ध पदार्थ के दो भाग हो गए, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ के, जिसे मिश्रण कहते हैं, उसके भी दो भाग हो गए, विषमांगी और समांगी। तत्व के उदाहरण में है तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह। और यौगिक के उदाहरण में है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी, नमक। विषमांगी मिश्रण जो है उसमें आपको, ओहो, गड़बड़ लिख दिए। विषमांगी मिश्रण इधर नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया है। ये समांगी मिश्रण होगा विलयन, और शरबत उसको कहते हैं। विषमांगी मिश्रण के नीचे आएगा आपको निलंबन और कोलाइड। विषमांगी मिश्रण के नीचे आएगा निलंबन और कोलाइड। अब निलंबन क्या होता है? विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जो पूरी तरह आपस में ना मिल पाए, और समांगी मिश्रण जो पूरी तरह आपस में मिल जाए। जो पूरी तरह आपस में मिल जाएंगे उन्हें हम विलयन कहेंगे। और विषमांगी मिश्रण में निलंबन और कोलाइड आएंगे। निलंबन में पानी में बालू का मिश्रण हम ले लिए, जिसके कण जो होते हैं ना, थोड़े बड़े बड़े होते हैं, दिखाई दे देते हैं। और कोलाइड ऐसे मिश्रण, ऐसे विषमांगी मिश्रण जो कि पूर्ण रूपेण आपस में मिल चुके होते हैं, बहुत महीन होते हैं उसके कण, जैसे टिंडल प्रभाव। कभी आपने रात के समय में कोई भूतहा फिल्म देखी होगी, तो जिसमें कि पेड़ के पास से धुआं का सीन दिखाई देता है, वो टिंडल इफेक्ट है। तत्व की व्याख्या करते हैं। अभी तक हमने समझा पदार्थों के बारे में, पदार्थों का वर्गीकरण किया। तत्व की व्याख्या में आइएगा तो रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। किन्होंने? रॉबर्ट बॉयल। फ्रांस के रसायन शास्त्री एंटोनी लॉरेंटो लावाएजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी। किसने दी? एंटोनी लॉरेंटो लावाएजिए। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु एवं उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। अभी तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की? 118 तत्वों की। तो देखिए, जितने शुद्ध पदार्थ है ना, उनको दो भाग में बांट दिया गया है, तत्व और यौगिक। तत्व क्या है? वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा और नहीं तोड़ा जा सकता है। तत्व तीन प्रकार के हैं, धातु, अधातु, उपधातु। और अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। उदाहरण में हम हाइड्रोजन H ले लेते हैं, ऑक्सीजन O, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, कार्बन वगैरह। आप लोहा सुनते हैं, सोना सुनते हैं, चांदी, तांबा, सल्फर, ये सब तत्व हैं। यौगिक की बात करें तो यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात यानी निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोग से बना है। यानी कि अगर हम परिभाषा में कहें तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे जल, जल हो गया H2O। H2O का निर्माण हाइड्रोजन यानी H और ऑक्सीजन यानी O के निश्चित अनुपात में मिलने से बना होता है। H अनुपात O, जैसे H का हो गया 1, O का हो गया 8, तो H2O बना। तत्व एवं यौगिक में अंतर की बात करते हैं। आपको यदि समझने में भारी हो रहा होगा तो इसे 2 से 3 बार कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे जो भी सवाल कहना चाहें, पूछना चाहें, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। अपनी जो भी समस्या होगी, आपको कोई प्रश्न में दिक्कत हो रहा होगा तो उसका फोटो खींच करके भेज सकते हैं। तत्व और यौगिक अंतर देखते हैं। तत्व में यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यौगिक, इसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु मिले होते हैं। तत्व में इसे तोड़ा या विभाजित नहीं किया जा सकता है, और यौगिक में इसे तत्वों में तोड़ा जा सकता है। तत्व की आगे बात देख लेते हैं। इन्हें प्रतीक चिन्हों द्वारा दर्शाया जा सकता है। यौगिक, इन्हें रासायनिक सूत्रों द्वारा लिखा जा सकता है। तत्व में अब तक लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। और यौगिकों की बात करें तो यौगिकों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है।
5 नंबर है कि तत्वों को धातु, अधातु एवं उपधातु में बांटा जा सकता है। यौगिकों को इस प्रकार से विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्व में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, हाइड्रोजन इत्यादि आते हैं और यौगिक में पानी, चीनी आदि आ गए। तो ये हमने देखा तत्व और यौगिक के संबंध में विस्तार पूर्वक। अगला सवाल जो आता है अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित है। इसकी भूमिका में है, इसके प्रारूप में पहले भूमिका ले लिए, अम्ल और क्षारक का परिचय दे दिए, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल एवं क्षारक, उसके बाद है सूचक किसे कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूचकों का वर्णन कर दिए, लवक क्या है, पीएच स्केल, अम्ल क्षार लवण में अंतर या उनके गुण जो कहिए। भूमिका में हम लिखेंगे, बताते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरके जैसी अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन सब का स्वाद एक समान नहीं होता है। इनमें से कुछ का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा और कुछ का मीठा एवं कुछ का नमकीन होता है। अम्ल और क्षारक का परिचय कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। अम्ल यानी एसिड। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इसके विपरीत खाने का सोडा स्वाद में कड़वा होता है तथा इसके विलयन को यदि हम अपने उंगलियों के बीच में रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। कैसा लगता है? चिकना लगता है। सामान्यतः कहा जाए तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। समझ गए? कुछ महत्वपूर्ण अम्ल एवं क्षारकों की चर्चा करते हैं। पहले अम्ल देख लीजिए। एसिटिक अम्ल ये किस पदार्थ में पाया जाता है? सिरका। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक। साइट्रिक अम्ल नींबू या संतरे का फल, जैसे खट्टे फल जो होते हैं। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में है और एस्कॉर्बिक अम्ल आपको आंवले में पाया जाता है। क्षारकों की बात कर लेते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी में उपस्थित होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम इनो कहते हैं, बदहजमी या एसिडिटी होने पर पीते हैं। हमने जाना अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, बस इतना समझा हमने। सूचक को जानते हैं तो कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सूचक करते हैं कि वह अम्लीय है कि क्षारीय, इसका प्रयोग वहीं से चलता है। सूचक को जब अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन में डालते हैं तो इनका रंग बदल जाता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण सूचक, लिटमस पेपर की बात करते हैं तो इसे सबसे सामान्य रूप से उपयोग में किया जाने वाला सूचक, प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर है और इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आसूत जल यानी प्योर वाटर में इसका रंग नील शोन, जिसे हम लोग पर्पल भी बोलते हैं, होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में डाला जाता है, मिलाया जाता है, तो इसका रंग लाल हो जाता है तथा क्षारीय विलयन में मिलाने पर यह नीला हो जाता है। यानी कि अम्ल जो होते हैं क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल, और क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सूचक है हल्दी, गुड़हल के फूल, लौंग का तेल इत्यादि होते हैं। लवण के बारे में जानते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। समझिए, पहले अम्ल और क्षारक को तो आप समझे, लिटमस पत्र को समझे जो उसका रंग बताता है। अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो नमक बनता है, उसी को लवण कहते हैं, और साथ में जल भी मुक्त होता है और साथ में गर्मी यानी ऊष्मा निकलती है। अम्ल जोड़ क्षार बराबर लवण जोड़ जल जोड़ ऊष्मा। एक अम्ल ले लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और एक क्षार ले लिए NaOH।
इनको जब मिला दिया गया तो लवण बन गया Na के साथ Cl सोडियम क्लोराइड और जेल बन गया H2O, साथ में ऊष्मा। अब हम पीएच स्केल के बारे में समझते हैं। किसी विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। कोई भी विलयन जो होता है ना, उसमें हाइड्रोजन की शक्ति कितनी अधिक है, हाइड्रोजन कितना मौजूद है, इसको जानने के लिए एक स्केल बनाया गया, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति का। पी का अर्थ होता है पुंसास यानी कि पोटेंज, जिसका मतलब है शक्ति। यदि पीएच स्केल में कोई विलयन मतलब घोल, उस विलयन का मान 7 होता है तो वह उदासीन है यानी कि लवण जैसा है। अगर पीएच विलयन का मान 7 से कम होने लगता है तो अम्लीय विलयन कहलाता है यानी खट्टा है। और यदि पूरा 7 हो गया तो पूरा 0 हो गया तो सबसे खट्टा है। और अम्लीय और उस विलयन का मान यदि 7 से अधिक होने लगा तो वह क्षारीय विलयन है। अम्ल, क्षार एवं लवण में अंतर की बात करते हैं तो समझते हैं। रासायनिक गुण को देखते हैं तो जल में घुलकर H+ आयन देता है। किसका पढ़ रहा है? अम्ल का। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन पैदा करते हैं, H3O+ भी बोलते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन यानी H2 गैस बनाते हैं। क्षार के रासायनिक गुण को देखते हैं तो यह जल में घुलकर OH- आयन देता है और दूसरी तरफ धातु के साथ इसका भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। आगे है कि अम्ल के भौतिक गुण को देखते हैं तो यह स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार के भौतिक गुण में स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उसके बाद अम्ल के भौतिक गुण में 5वां है कि जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और क्षार के भौतिक गुण में 5वां है कि जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इधर लवण के बारे में देखते हैं तो लवण मुख्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर ठोस अवस्था में रहते हैं। इधर ठोस, द्रव, गैस भी होता है कुछ कुछ। सामान्यतः लवण जो होता है उदासीन होते हैं या इन पर कोई आयन नहीं होता है। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं अम्लों की भांति और इनका पीएच मान 7 होता है। देखिए, अम्ल का 7 से कम, क्षार का 7 से अधिक और लवण का 7 होता है। आगे है प्रकाश एवं उसके विभिन्न स्रोत। देखिए, ये जो 3 क्वेश्चन अभी हमने देखे ये रसायन शास्त्र के प्रश्न थे। अब रसायन शास्त्र से आगे बढ़कर हम लोग देखने जा रहे हैं भौतिक शास्त्र पर। भौतिक शास्त्र के कुछ प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर लिखे आपके सामने। प्रकाश एवं उसके विभिन्न स्रोत। पहला इसका प्रारूप बना है प्रकाश का परिचय, फिर प्रकाश की परिभाषा, दीप्त व अदीप्त वस्तुएं जिसे हम प्रकाश के स्रोत भी कह सकते हैं, फिर पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं यानी कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। छायाएं वास्तव में क्या होती हैं? छाया, परछाई, इमेज, दर्पण और परावर्तन। ये 5 टॉपिक 6 टॉपिक है, इनको चर्चा करते हैं। पहले प्रकाश को जानते हैं, उसका परिचय देखते हैं। संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जान पाते हैं। किससे? ज्ञानेंद्रियों की सहायता से। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, मनुष्यों आदि को देख पाते हैं। ध्यान से सोचें तो यदि हम इन चीजों को देखने में असक्षम हो तो हमारे लिए दुनिया कैसी होगी? बिल्कुल अंधकार। तो आप इस बात को एकदम सरल शब्दों में समझिए कि प्रकाश ही है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश की परिभाषा दी जाए तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को अपने चारों ओर तरफ जो है उसको देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। अब दीप्त एवं अदीप्त वस्तुओं की चर्चा करते हैं। टॉर्च या बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय में हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं।
जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। मैंने साधारण साधारण शब्दों को यहाँ लिया है, जैसे तारे, आग, जुगनू, कुर्सी, जूते, किताब आदि ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। तारे, आग, जुगनू प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे, लेकिन नीचे लिखी वस्तुएं नहीं करेंगी। इन वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इस आधार पर जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उन्हें प्रकाश के स्रोत कहा जाता है। अगर देखें तो कुछ इस प्रकार, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक व मानव निर्मित। प्राकृतिक में है सूर्य, तारे, जुगनू, और मानव निर्मित में है मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब। नोट करें तो हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु से निकलकर उस दूसरी वस्तु पर पड़ता है। सही बात है। अब हम चर्चा करते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी व पारभासी वस्तुओं की। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह पारदर्शी वस्तु कहलाती है। कुछ वस्तुओं के आर पार देख सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं। ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। अभी जब हम वस्तु बताएंगे आपको तो आपको समझ में आएगा। पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पार हो ही नहीं सकता, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर। पारदर्शी की बात करें तो ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूरी तरह पार हो जाता है, गुजर जाता है, कांच, हवा, पानी आदि। और पारभासी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूर्णतः नहीं पार हो पाता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़े, कागज आदि। अगर हम देखें तो छायाएं वास्तव में क्या होती हैं, छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी या पारभासी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध या बाधित हो जाता है। क्या हो जाता है? अवरुद्ध या बाधित हो जाता है। इससे वहां अंधकार युक्त छवि दिखाई देती है। जब प्रकाश, हम टॉर्च जलाएं, रास्ते में हाथ रखिए, रास्ता में अगर हाथ आ गया तो उसके आगे प्रकाश का रास्ता रुक गया, अवरुद्ध हो गया, बाधित हो गया। अब वहां एगो अंधकार जैसा छवि दिखाई देगा। इसे ही उस वस्तु की परछाई या छाया कहते हैं। हमें अक्सर सूर्य के प्रकाश में अपनी परछाई दिखाई देती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, और कभी कभी तो हमें छायाएं दिग्भ्रमित भी कर देती हैं। देखते हैं, भ्रमित कर देना मतलब कि अगर लाइट के सामने आप उंगली से चिड़िया जैसा बना रहे हैं और दूसरा कमरे में कोई है तो उसको लाइट से परछाई बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है तो वो डर भी सकता है बच्चा। दर्पण तथा परावर्तन, हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। दर्पण में हम चेहरा देखते हैं। जो हम देखते हैं वह दर्पण में हमारे चेहरे का परावर्तन है। जैसा कि हम जानते हैं, जब दीप्त वस्तुओं से निकलने वाला प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार दर्पण से टकराने के पश्चात किरण दूसरी दिशा में लौट जाता है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो इस परावर्तन को ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो वह उस सतह से टकराकर वापस लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। देखिए, ए बी किरण आ रही है, ए में एक दर्पण है, टकरा कर सी की तरफ जा रही है। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और बीच में जो डॉटेड लाइन है ये पी, ये आपको अभिलंब है। इधर आई जो है वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण है, और आर जो है परावर्तन कोण है। प्रकाश के परावर्तन के अनुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए, यहाँ चित्र में एमएन एक पॉलिशदार दर्पण है। किरण ए दर्पण के चिकनी पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण है, ए भी लिखना था इसे। इसे आपतित किरण कहते हैं, और पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण बीसी कहते हैं। यहाँ बीच में अभिलंब ओपी है,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण है तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण है। हम देखते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम निकले कि पहला नंबर आपतन कोण I और परावर्तन कोण R बराबर होते हैं, I बराबर R। और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये हमने प्रकाश को देखा। भौतिक शास्त्र का अगला सवाल है ऊर्जा, इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करें। देखिए ऊर्जा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऊर्जा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जहां तक मुझे लग रहा है एक और सवाल भौतिक शास्त्र के लिए चुंबक, चुंबक को भी जरूर पढ़ कर जाए। चुंबक का आंसर तो मैं नहीं बना पाया, लेकिन उसे मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर। ऊर्जा को भी आप समझने की कोशिश करें। ऊर्जा की अवधारणा, ऊर्जा परिभाषा व इसका मापन, ऊर्जा के रूप, फिर गतिज ऊर्जा, फिर स्थितिज ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के नियम। बारी बारी समझते हैं। ऊर्जा की अवधारणा, उसकी समझ। ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सुने होंगे ना, आप भोजन करते हैं तो क्यों करते हैं? आप भोजन करते हैं ताकि आप कार्य कर सकें, आप बढ़ सकें, आप स्वस्थ रह सकें, आपको शक्ति और कार्य करने की क्षमता मिले। तो कार्य करने की यही क्षमता आपकी ऊर्जा है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से भी उत्पन्न होते हैं, यानी बने हुए हैं। हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा शब्द का प्रयोग हमारे जीवन में प्रायः होता रहता है, परंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। ऊर्जा की परिभाषा, वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। ध्यान दीजिएगा, वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर सकती हैं। जैसे बताते हैं, यदि किसी वस्तु में, आपको ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए एक हथौड़ा हाथ में पकड़िए, हथौड़ी को छोड़ दिए खाली कील के ऊपर ऐसी, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन कील को अगर लकड़ी के ऊपर रखें खड़ा करके और कुछ ऊंचा उठा करके हथौड़ी को तब उसके ऊपर प्रहार करते हैं, तो इससे कील लकड़ी के अंदर चला जाएगा। हथौड़ी द्वारा कार्य किया गया। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है, तथा जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। जैसे अभी हथौड़ी को पकड़े, हथौड़ी को चलाएं ऊपर उठा करके नीचे की ओर, तो हथौड़ी से ऊर्जा किस में रूपांतरित हुई? आपको कील में। और कील क्या काम किया? लकड़ी में अंदर चला गया। इस प्रकार कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मापन समझते हैं। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। समझिए, एक साइकिल के, कभी कॉलेज या स्कूल में देखे होंगे, साइकिल स्टैंड में साइकिल लगातार खड़ा है। पहला व्यक्ति साइकिल को आप हाथ से धक्का दिए, पहले साइकिल को यदि आप हाथ से धक्का देते हैं तो वो धक्का लगने के बाद वो साइकिल दूसरे साइकिल पर गिरता है, वो तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर, सातवें पर, आठवें पर, नौवें पर, 10वें पर, ऐसे करते करते आखिरी साइकिल के साथ वो जमीन में चला जाएगा। तो ऊर्जा एक से दूसरे में चला जाता है तो स्थानांतरित होता है। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसीलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ जाती है। कार्य तभी ना हुआ जब जी वो गति में आया। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, अतः कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। तो हम क्या समझे? एक वस्तु जिसमें कार्य करने की क्षमता यानी ऊर्जा है, वह जब दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो अपना ऊर्जा उसमें रूपांतरित करती है, स्थानांतरित करती है, वह कार्य करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पहली वस्तु कार्य की। अतः किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। अतः ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है जो कार्य का है।
ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है? जूल। जे से सूचित करते हैं। कभी कभी ऊर्जा के बड़े बड़े मात्रक किलो जूल यानी के जे का प्रयोग करते हैं। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। अब हम ऊर्जा के रूप को देख लेते हैं। ऊर्जा को मुख्य रूप से यांत्रिक और अयांत्रिक या गैर यांत्रिक भी बोलते हैं, दो भागों में बांटा गया है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को समझेंगे। फिर अयांत्रिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है और नाभिकीय ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती हुई वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। गिरता हुआ नारियल, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी और बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। एक पत्थर रखा हुआ है, कोई चोट नहीं लगेगा उससे किसी को, लेकिन उसको उठा करके यदि आप फेंकें, वो गति में आ गया और अब वो जो है ना, किसी पर यदि टच किया, प्रहार किया तो उसको चोट लगेगा। संक्षेप में किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। हवाई जहाज कैसे उड़ पाता है? जब उसके पंखे गति करते हैं। कोई भी चिड़िया कैसे उड़ पाती है? जब पंखे गति करते हैं। हम लोग चलते हैं तब दूरी तय कर पाते हैं। अतः हम किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। चाल बढ़ने लगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। यानी देखिए, समझिए, एक खड़ा ट्रक से आपको चोट लगने की संभावना उतनी नहीं हो सकती है जितनी एक चलती हुई ट्रक से होगी, क्योंकि उसका वेग बढ़ा तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ी। गतिज ऊर्जा प्राप्त करने का समीकरण है 1/2 mv²। m का मतलब वस्तु का द्रव्यमान और v मतलब वस्तु का वेग। ये एक सूत्र होता है, 1/2 mv²। अगर वस्तु का द्रव्यमान आपको पता है, वस्तु का वेग पता है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा आप निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा वेग बढ़ने पर बढ़ जाता है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें, जब हम किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसमें कुछ ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है। धनुष से तीर किस प्रकार चला, उसके जो तीर के डोर होते हैं वो स्थितिज ऊर्जा में, जब उस पर बाण लगा के उसको पीछे खींचा जाता है तो उसकी सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज में आने को तैयार रहती है। बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी खिलौना कार से चाबी भरते समय हम यही कार्य करते हैं। इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण, मतलब उसका आकार में परिवर्तन, धनुष का बाण कैसे सीधा सीधी है, धनुष का तार, उसको जब खींचते हैं आकार में परिवर्तन है ना, उसी को विन्यास में परिवर्तन बोले। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने का सूत्र है mgh। m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तथा h बराबर विस्थापन यानी ऊंचाई और दूरी। ऊर्जा के विभिन्न रूपों की बात करें तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा पवन से, वायु ऊर्जा जल से, ध्वनि ऊर्जा ध्वनि से, ऊष्मा ऊर्जा ऊष्मा यानी गर्मी से, प्रकाश ऊर्जा प्रकाश से, रासायनिक ऊर्जा रासायनिक पदार्थों से और नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के नाभिकीय से उत्पन्न होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम याद रखिए, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि टोटल ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार है। आप इसको ऐसे भी समझिए, आप क्या सोचते हैं दुनिया में कोई चीज नष्ट हो सकती है? जी नहीं, कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है। खाद्य जाल के बारे में पढ़े होंगे आप, खाद्य संग्रह के बारे में।
प्रकृति का सिद्धांत है। पेड़ पौधे खाना बनाए, उसको एक शाकाहारी जीव खाया, शाकाहारी को मांसाहारी खाया, मांसाहारी जो है ना जब मरेगा तो जमीन में जाएगा और उसको सड़ने गलने पर उसके अवशेष डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स ये लोग खाएंगे, यानी कि जैव अपघटक। इस प्रकार से ऊर्जा परिवर्तित होते रहती है और सृष्टि का संचालन होते रहता है। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा, तो नियम क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण का कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है न इसका विनाश। रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, यानी कि नहीं बदलती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों से मान्य है, सामान्य है। अंतिम सवाल है प्रकाश संश्लेषण। भौतिक के लिए जो मैंने 2 सवाल दिए हैं आपको, प्रकाश, प्रकाश के स्रोत और ऊर्जा। तीसरा आप चुंबक को पढ़ लें। चुंबक एक महत्वपूर्ण सवाल है। चुंबक का वीडियो यहाँ पर तो मैं नहीं दे पाया हूँ। चुंबक को आप जरूर पढ़ लें, चुंबक इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? उसका पोषण पढ़ेंगे, फिर पोषण का परिचय, फिर सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, स्वपोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण के चरण, और अंत में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। शुरू करते हैं। पोषण को समझते हैं। पोषण क्या है? सभी सजीव प्राणियों को कार्य करने के लिए, जैसे टहलने, साइकिल चलाने आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी हमने तुरंत पढ़ा। वृद्धि, विकास आदि में हमें बाहर से पदार्थों की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की प्राप्ति हमें होती है ऊर्जा के स्रोत यानी भोजन से। भोजन प्राप्ति व पाचन की प्रक्रिया को ही हम पोषण कहते हैं। कैसे हम प्राप्त करते हैं और कैसे पचाते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? अगर बोला जाए तो भोजन की सामान्य आवश्यकता समान है सबको, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जिन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। इनमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। कुछ जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना आवश्यक है ताकि ये जीव के समारक्षण यानी कि शरीर के अंदर होने वाली सारी प्रक्रियाएं तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक या एंजाइम का प्रयोग करते हैं। इन जीवों को विषमपोषी या परपोषी कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। स्वपोषी हो गए ऑटोट्रॉप्स। अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर ये आश्रित होते हैं, जैसे मनुष्य या जानवर आदि। स्वपोषी पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी जीव या हरे पौधे अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पूरी करते हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थ को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। मंड मतलब स्टार्च। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाएगा। यही पौधे का भोजन कहलाता है। हम लोग जैसे सेव खाते हैं तो सेव क्या रहता है? उसके द्वारा तैयार किया भोजन जो वो जमा करके संचित करके रख दिया है, ठीक है ना। आलू क्या है? उसका संचित भोजन। शुगर केन यानी गन्ना क्या है? संचित भोजन। इसका जो सूत्र है 6CO2 + 2H2O, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6, जिसमें 6O2 + 6H2। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज और O2 मतलब ऑक्सीजन। देखिए पत्ती का एक काष्ठ अनुप्रस्थ काट की चित्र है, जिसमें मध्य सिरा बीच वाले हिस्से को कहते हैं, पर्णपटल ऊपर का हिस्सा है, लीफ लेमिना, पतली पतली जो ये है सिराएं हैं, वेन्स, और ये जो लाल रंग से बना है मैंने फ्लोएम, और
ब्लू रंग से जाइलम, और बीच में संवहन उत्तक जिसमें हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल और गार्ड सेल, स्टोमेटा, रंध्र जो बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के चरण को समझते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्या करना? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है आपको प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो ये आवश्यक नहीं कि ये सभी क्रियाएं क्रम से एक के बाद एक हो, जरूरी नहीं है। मरुद्भिद यानी रेगिस्तान में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रात में CO2 लेते हैं तथा मध्यस्थ उत्पाद यानी आधा काम उन लोग कर देते हैं। देखिए, याद रखिए कि जो फोटोसिंथेसिस है ये 2 प्रोसेस में होता है, एक लाइट प्रोसेस, एक डार्क प्रोसेस, एक दिन के समय में, एक रात के समय में। याद रखिए, दिन के समय में इनका मुख्य काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके आपको ऑक्सीजन निकालना, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और रात के समय में इन लोग भोजन का निर्माण करते हैं और ये रिडक्शन वर्क होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का तैयार होता है। तो कुल मिलाकर के, मिला जुला के कहा जाए कि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो हम लोग सांस ले रहे हैं और जो हम लोग खा रहे हैं, ये दोनों पौधे द्वारा तैयार किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। पौधों की पत्तियों के हरे भाग में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं तथा CO2 के अंदर लेने के लिए प्रयुक्त CO2 को अंदर लेने के लिए खुल जाते हैं तथा O2 छोड़ देने के बाद बंद हो जाते हैं। जो स्टोमेटा होता है यानी रंध्र होता है, उसके चारों ओर जो है ना गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल यानी कि द्वार कोशिकाएं। इनका काम होता है कि इसको खुलने और बंद करने पर ध्यान देना है, स्टोमेटा को, रंध्र को। ये जब खुलेगा, जब इसमें जल एंट्री करेगा, ये फूलेगा और इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाएगा। बाहर निकलते समय ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा, फिर बंद हो जाएगा। इनसे जल का उत्सर्जन भी होता है जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कुछ पौधों जैसे बरगद, पीपल आदि में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए तने तथा जड़ की सहायता भी होते हैं। रंध्र के छिद्र का खुलना व बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य है। जब द्वार की कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तब वे फूल जाती हैं तथा छिद्र खुल जाता है, तथा जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। चित्र देखिए रंध्र का, द्वार कोशिकाएं, रंध्र का छिद्र और हरित लवक, खुला हुआ और बंद। अंतिम जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। स्वपोषी जीवों प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। तो स्थलीय पौधे आवश्यक जल की आपूर्ति जड़ों द्वारा करते हैं, जो मिट्टी में उपस्थित जलों के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम ऐसे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से ले लिए जाते हैं। जाइलम का काम होता है नीचे से जड़ के द्वारा जल लेकर उसको ऊपर पत्ती तक लेकर जाना और सभी कच्चे पदार्थ जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना, और तैयार भोजन जो पत्ती में बन गया है उसको पत्ती से लेकर पौधे के सारे भाग तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो इस प्रकार हमने देखा संपूर्ण विज्ञान शिक्षण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आप सजीव निर्जीव में अंतर और पादप कोशिका और जंतु कोशिका को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।